हेलो दोस्तों, आपका स्वागत। आज हम लोग जीएस पोर्शन इतिहास हिस्ट्री में बात करेंगे मुगल काल की। हम जो हिस्ट्री के जो डोमिनेंट पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं उन पोर्शंस को हम लोग पहले कवर करेंगे। बाकी पढ़ना हमें सब कुछ है, जितना आप मैक्सिमम चाहेंगे मैं सारा ही सिलेबस कवर करने का प्रयास करूँगा, लेकिन जो हाईली डोमिनेंट पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल काल। मुगल काल का इतिहास समझने के लिए आप समझिए कि प्राचीन भारत से प्रश्न थोड़ा कम आते हैं वर्तमान में परीक्षाओं में, लेकिन यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली एक या दो परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो मुगल काल क्या है, यहाँ से हम समझेंगे। ये सर बात है 1526 की, 1526। उससे भी थोड़ा सा पहले जाते हैं, 1517 में दिल्ली की गद्दी पर एक शासक बैठा हुआ था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो भारत में दिल्ली की गद्दी पर 1517 में यहाँ पर एक शासक बैठा जिसका नाम इब्राहिम लोदी था, और 1517 से लेकर 1526 तक उसने सतत शासन किया। यहाँ बैठा हुआ था, ये लोदी वंश का शासक था। ठीक है, ये वंश या डायनेस्टी जिन्हें हम कहते हैं, थोड़ा सा उनका क्रम आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो लोग पहले से अध्ययन कर रहे हैं उन्हें शॉर्ट टिक कम पसंद होती हैं, जो लोग नए होते हैं उन्हें शॉर्ट टिक पसंद होती हैं। मैं बीच का मार्ग अपनाऊंगा, संतुलित। ठीक है, तो मैं थोड़ा बता दूं कि इसे लोदी वंश से पहले कौन कौन से वंश हमारे यहाँ रहे। तो इसका एक सिंपल सा फंडा, एक ट्रिक है जो सभी लोग जानते हैं। इस तरह से गु खा तसले में, ठीक है, ये हो गया ना, गु खा तसले में। इस तरह से आप ट्रिक याद कर लेंगे, गु खा तसले में। यहाँ से क्या आपका फायदा क्या होगा? गु बोले तो गुलाम, सबसे पहले शासन किया गुलाम वंश ने। ठीक है, गुलाम वंश भाई कुतुबुद्दीन ऐबक वाला। खा बोले तो खिलजी, उसके बाद शासन किया किसने? खिलजी वंश ने। खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी वाला भाई। ता बोले तो तुगलक, उसके बाद तुगलक आए जिन्होंने शासन किया, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसके बाद सैयद वंश आया, फिर ये लोधी वंश आ गया। लोधी वंश के इब्राहिम लोधी आपके यहाँ बैठे हुए हैं सामने, देखो, सिकंदर लोधी के पुत्र थे। सिकंदर लोधी के पुत्र थे इब्राहिम लोधी, जो 1517 में गद्दी पर बैठे और 1526 तक इन्होंने शासन किया। इनके बाद माँ से आने वाले मुगल। तो मुगल यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लोधीज का समापन और मुगल्स का प्रारंभ यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। तो ये वंश आप डायनेस्टी याद कर सकते हैं, जो टिक आपको अच्छी लगे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब बात चल रही है, तो किसके बारे में हो गया? इब्राहिम लोधी के बारे में हो गया। लेकिन इस शासन को किसने किनारे पर पहुंचाया, समापन कैसे हुआ, उसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार थे उनका नाम था बाबर। इनका जन्म बहुत अच्छे दिन यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन हुआ, 14 फरवरी को। बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 1483 को। कहाँ होता है ये जन्म? होता है फरगना में। अब ये थोड़ी लोकेशन आपको मैप पे पता रहेंगी तो मैं समझता हूँ बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर होंगे, वरना हम रटते रहते हैं कि अफ़गानी कौन थे, तुर्की कौन थे, है ना, यूसुफ जई कौन थे, इस तरह की चीज़ें कन्फ्यूजन होंगी। तो यहाँ पे जो आप मैप देख पा रहे होंगे ये तो अपना भारत का मैप हो गया। इसके ठीक पड़ोस से ये पाकिस्तान है, इसके ठीक पड़ोस से ये अफ़गानिस्तान है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो पाकिस्तान से तो हम अवगत हैं ही हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल ये यहाँ तक है। अब इसके ठीक बराबर में इधर आता है तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान के नीचे ईरान है। इनके दोनों के बीच में यहाँ पर एक जगह है, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, यहाँ पे बीच में जगह पड़ती है, इसका नाम है फरगना। अलादीन करके भी कहा जाता है, अलादीन एक बड़ा कस्बा होगा, वहाँ पे एक जगह फरगना है। तो फरगना में जन्म हुआ था किसका? बाबर का। और मात्र 11 वर्ष की आयु में यानी कि 1494 में ये फरगना की गद्दी पर बैठ गए। कौन? बाबर। 11 वर्ष की आयु में, आप समझिए, फरगना की गद्दी पर बाबर यहाँ बैठ गए, यहाँ पर। तो ये फरगना वाली बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कैसे ग्रुप्स कैसे बने लोगों के। यहाँ से जो तुर्कमेनिस्तान, ईरान, फरगना के आसपास, ये लगभग टर्की के आसपास का इलाका है, तुर्की के आसपास का इलाका है। तो ये तुर्की जो कि मतलब स्थान मान लीजिए, चगताई इनका वंश है। तो ये लोग तुर्की चगताई वंश के लोग कहलाए, तुर्की चगताई वंश के लोग कहलाए, जिन्हें हम मुगल कहते हैं। मुगल मतलब बाबर के आगे जो भी चलेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर। तो मुगल कौन है? तुर्की मतलब स्थान से ओरिजिन है। चगताई क्या है? उनकी भाषा रही,
या उनका वंश रहा, तो ये तुर्की चगताई लोग को ही मुगल्स कहा जाता है, और ये तुर्की चगताई वंश के लोग ही बाबर इनमें से आएगा। तुर्की चगताई भाषा भी है वहाँ की, ये ध्यान रखिएगा। तो बाबर की डायनेस्टी में जितने भी लोग आए हैं ना, उन्होंने तुर्की भाषा का इस्तेमाल किया, तुर्की चगताई भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे थोड़ा कन्वर्ट होकर फारसी के रूप में भी जाना गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ की बात खत्म हो गई। अब होता क्या है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बाबर का जन्म हो गया यहाँ पे, कहानी क्या हुई, 11 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठ गया, मतलब कुशल शासक रहा होगा। लेकिन जो रियलिटी थी वो रियलिटी ये भी थी कि फरगना में इनके जो परिवार के ही लोग थे या आसपास के छोटे मोटे शासक थे, वहाँ इन्हें कई बार संघर्ष करना पड़ा, कई युद्ध हुए और ये लगातार हर युद्ध में हारे, कोई युद्ध जीत नहीं पाए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के लोग मतलब उनकी युद्ध पद्धति बहुत कुशल थी। वो रणनीति के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, आधुनिक हथियारों के साथ युद्ध लड़ते थे। तो वहाँ पर बाबर की दाल नहीं गली, वहाँ पर वो नहीं जीत पाए। लेकिन उस समय तत्कालीन भारत में जो हमारे यहाँ इंडिया है, यहाँ पर बहुत प्राचीन युद्ध पद्धतियाँ चल रही थी। तलवार से युद्ध लड़ना, घोड़े से युद्ध लड़ना, पैदल सैनिक जा रहे हैं, हमारी युद्ध पद्धतियाँ एडवांस नहीं थी। तो यहाँ पर इन दोनों की युद्ध पद्धति में अंतर हो गया। अब बाबर वहाँ तो हार रहा था, लेकिन उसने फिर भारत की तरफ कूच किया। ठीक है, तो भारत की तरफ कूच किया, तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा 1504 में। अब वो यहाँ से जा रहा है फरगना से इंडिया, मतलब हिंदुस्तान की तरफ बढ़ता है, रास्ते में पड़ता है अफगानिस्तान, जहाँ की राजधानी काबुल। काबुल पर 1506 में बाबर ने अधिकार कर लिया। 1506 में क्या किया, बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया और काबुल की गद्दी पर बैठ गया 1504 में। 1504 में जब गद्दी पर बैठ गया, ठीक यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा। 1506 में क्या हुआ, बाबर ने लोगों को बोल दिया कि मुझे बादशाह बोला जाए। अब इस बात से क्या लेना देना है कि इनसे पहले जो लोधी वंश के लोग थे, इब्राहिम लोधी या उससे पहले के लोग, अपने आप को सुल्तान कहलाते थे, और वो जो समय था वो कहलाया सल्तनत काल। ठीक है, लेकिन बाबर ने वो ट्रेडिशन चेंज किया, सुल्तान के बजाय अपने आप को बादशाह कहलवाना प्रारंभ किया। 1506 की बात है। अब यहाँ से अब ये देखिए, 21 वर्ष की आयु में काबुल जीत लिया, 11 वर्ष की आयु में मात्र, हम लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, 11 वर्ष की आयु में क्या किया उसने, 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पे बैठ गया, शासक बन गया। 21 वर्ष की आयु में यहाँ अफगानिस्तान तक, कहाँ से कहाँ तक आ गया, काबुल जीत लिया उसने। 1506 में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। अब ऐसा नहीं कि उसने भारत पे केवल एक ही बार आक्रमण किया, उसने कई बार आक्रमण किए, 5 बार आक्रमण किए उसने। सफलता नहीं मिली, सफलता उसमें 5वीं बार मिलती है, जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत फेमस है, बहुत सारे प्रश्न लगातार यहाँ पर आते हैं। तो ये किसके बीच होगा, ये समझ में आ गई होगी। 1526 क्यों, इब्राहिम लोधी का अंत होगा यहाँ पर। किसके किसके बीच हुआ, उधर से कौन आ रहा था, बाबर आ रहा था। दिल्ली पर कौन जमा हुआ था, इब्राहिम लोधी जमा हुआ था। दोनों के बीच युद्ध होता है और कौन जीत गया। अब यहाँ जीतने थोड़ा रोकते हैं यहाँ पे, उससे पहले हम आएंगे। बाबर धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ा रहा था। 1518-19 इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाजौर और भेरा, ये दोनों इलाके इंडिया के अंदर नहीं है, थोड़ा सा पाकिस्तान पाकिस्तान के यहाँ पे बीच में, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान मतलब भारत से बाहर, यहाँ पर 2 क्षेत्र पड़ेंगे आउटसाइड इंडिया। बाजौर और भेरा, इनको बाबर ने 1518-19 में जीता। इनमें खास बात इंपॉर्टेंट क्यों हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये वो युद्ध थे जिनमें पहली बार बाबर ने बारूद, तोप और बंदूकों का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन ध्यान रहे, बाबर ने पहली बार इस्तेमाल किया था, भारत में पहली बार इस्तेमाल नहीं हुआ है। बाबर ने पहली बार तोपों का, बंदूकों का, बारूद का इस्तेमाल कहाँ किया, बाजौर और भेरा के युद्ध में 1518-19 में। अब इतना सारा तजुर्बा समेटने के बाद, ठीक है, और तजुर्बा समेटने के साथ साथ मैंने आपसे बोला कि उसने अफगानिस्तान में हारा भले ही, लेकिन हार से सीखा। हम लोग 1-2 परीक्षाओं में सफल होते हैं, हौसला टूट जाता, लेकिन बाबर ने हार से सीखा। अफगानिस्तान से उसने एक तो सीखी तुलगुमा पद्धति सीखी, युद्ध की पद्धति है तुलगुमा पद्धति, और उसके साथ एक उसने रूमी पद्धति सीखी। ये दोनों टेक्निक्स क्या थी बता देता हूँ। तुलगुमा पद्धति मतलब एक रणनीति का हिस्सा था, जिसमें लोग जाते थे आगे, फिर एक साथ वो 2 हिस्सों में बढ़ जाते थे और पीछे से जाके सेना पर हमला करते थे। तो ये टेक्निक सीख के आया था वो अफगानिस्तान से, फरगना से। दूसरा रूमी पद्धति सीखी उसने। रूमी पद्धति में क्या था कि जो तोप थी, तोप को उसने गाड़ियों से जोड़ दिया था। तो गाड़ियाँ तोप को फटाक से कभी इस कोने पे ले जा रही, कभी उसको, मतलब लोकेशन चेंज कर करके तोप से हमले किए जा सकते थे। गाड़ियों को तोपों को जोड़ दिया गया था गाड़ियों से, ये थी रूमी पद्धति। तो इन 2 पद्धतियों के बल पर बाबर को विजय प्राप्त हुई। अब 1526 में हमारे यहाँ वो आया कैसे, भारत में राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी। भारत में ये जो यहाँ पे दिख रहा है
पंजाब में सरदार हुआ करते थे दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी ने अपने बेटे दिलावर खां लोधी को भेजा। दौलत खां ने भेजा किसे? दिलावर खां को, लोधी नहीं। किसके पास भेजा? लोधी थे, मुझे कंफर्म नहीं है। दिलावर खां गए बाबर के पास, उन्होंने इनवाइट किया बाबर को, क्योंकि दौलत खां और इब्राहिम लोधी में पट नहीं रही थी। दौलत खां इब्राहिम लोधी को गद्दी से हटाना चाहता था, तो दौलत खां ने अपने बेटे दिलावर खां को किसके पास भेजा? बाबर के पास, कि भैया आप आइए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मामला नहीं है, बहुत आसानी से जीत जाओगे, आपके पास तो टेक्निक्स है, तोप है, बंदूकें हैं, ये हैं, हमारे तो कुछ भी नहीं है, तलवार चलती है। तो इन्वाइट किया दौलत खां ने किसे? बाबर को दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने के लिए। इधर राणा सांगा की जो किस्से थे वीरता के, वो भी बार बार बाबर को यहाँ आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। राणा सांगा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा कि तो बाबर का मन इधर झुका और बाबर 1526 में, ये 5वां हमला था। ये बात 21 अप्रैल 1526 की है, 21 अप्रैल 1526, ये 5वां अटैक था जब दिल्ली की गद्दी पर अटैक किया। बाबर इब्राहिम लोधी के पास बहुत बड़ी सेना थी, बाबर की बहुत छोटी सी सेना थी। इनके पास क्या था? ये सेना एडवांस थी, मैंने बता दिया पहले ही। ये सेना पारंपरिक पुरानी पद्धतियों पर लड़ रही थी। नतीजा क्या हुआ? बाबर इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध हुआ, बाबर जीता और इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारा गया। एक और प्रश्न बनता है, इससे पहले सुल्तान जो होते थे वो मारे नहीं जाते थे युद्ध के मैदान में, ठीक है? तो युद्ध के मैदान में मारे जाने वाले सुल्तान कौन बने? इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में ही मारे गए और वहीं बाबर ने वहीं के वहीं दफना दिया। तो ये लोधी वंश मतलब ख़त्म हो गया। अब बाबर की यहाँ से शुरुआत हो जाती है 1526 में। अब बाबर की जो 1526 में एंट्री हो गई हमारे यहाँ, तो हम देखते हैं बाबर ने क्या क्या काम किए। स्ट्राइकिंग रेट देखिए, 1526 में एंट्री होती है, फिर एक युद्ध 1527 में लड़ता है वो, एक युद्ध 1528 में लड़ता है, एक युद्ध 1529 में लड़ता है और 1530 में बाय बाय चल देते हैं वो। तो ये लगातार हर साल हर वर्ष भारत में 4 वर्ष तक लगातार हर वर्ष उसने युद्ध लड़ा और प्रत्येक युद्ध को जीता। 100% का स्ट्राइकिंग रेट है उसका, देखिए आप। अब बाबर 1526 में जो, अब हम इन्हें याद कैसे करते हैं, इन्हें भी याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, अच्छी लगे याद करिए, वरना आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, है ना। कोई हमारे घर पे आता है, सबसे पहले क्या यार उसे क्या पूछोगे भाई? पानी की पूछोगे? नहीं पूछोगे, पानी वानी की पूछते हैं। जब पानी पी लेता है कहते हैं यार कब खाना भी खा लो, डूबे ही हो तो खाने की पूछते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा भैया? जब पानी पी लिया, खाना खा लिया, तो बंदा रुकेगा क्या? चला जाएगा ना, चल दिया। देखिए पानी पिया, पहले पानी पिलाया गया, फिर खाने के लिए पूछा गया, जब पानी खाना सब हो गया बंदा चल दिया। अब चल दिया तो क्या होगा? अपने घर जाएगा, अपने घर गया और घर गया तो समझो भैया मर गया। तो हमने कैसे ट्रिक को याद किया, बनाया, ध्यान दीजिए। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। पानी पिया, 1526 में पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 1528 में चल दिया, 1529 में घर गया और 1530 में मर गया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे? पानी से मतलब पानीपत याद आएगा आपको, खाना से मतलब खानवा याद आएगा, ठीक है। चल दिया से आपको चंदेरी याद आएगा, चा से चंदेरी, नोट कर लीजिएगा आपको सही लगता है तो। और घर से आपको याद आएगा घाघरा, और मर गया में कुछ याद करने वाली बात ही नहीं है। तो ये पहला युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ? बाबर का युद्ध पहले ही बता दिया मैंने, पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कहलाता है ये, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। बाबर जीता, इब्राहिम लोधी युद्ध के मैदान में मारा गया, दैट्स इट, ओवर। अब बाबर आ तो गया भारत में, लेकिन अभी भारत में एक बहुत वीर योद्धा हुआ करता था, राणा सांगा। बताते हैं कि युद्ध में उसका एक पैर भी कट चुका था, एक हाथ भी कट चुका था, एक आंख भी जा चुकी थी, 100 से ज़्यादा उसने युद्ध लड़े, बहुत ज़्यादा वीर था। तो उसका अभी खौफ बना हुआ था, उसके रहते बाबर का शासन सुरक्षित नहीं था, अतः उसे ओवरटेक करना बाबर के लिए बहुत प्रायोरिटी पे था। तो 1527 में निशाना बनाया गया कैसे? राणा सांगा को। राणा सांगा, ये इतना ज़्यादा युद्ध था, बाबर भी पहले से भयभीत था, उसने यहाँ तक कि इस युद्ध को धर्म युद्ध, जिहाद घोषित कर दिया। बोले जिहाद का मामला है, मर जाओ, जीतने जीतना कुछ भी हो। तो इस युद्ध को मैं बता रहा हूँ जिहाद घोषित कर दिया, सैनिकों ने पूरा दम लगा दिया। फाइनली ये युद्ध होता किसके बीच है? बाबर के बीच, खानवा का युद्ध, और राणा सांगा के बीच होता है। बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध हुआ और इसमें नतीजा क्या निकला भाई कि बाबर फिर जीता, राणा सांगा यहाँ पर हार गए। लेकिन वो मारे नहीं गए, वो वहाँ से मिसप्लेस हो गए, दोबारा चित्तौड़ चले गए, वहाँ से चित्तौड़गढ़ चले गए,
पुनः प्लानिंग करने के लिए कि मैं पुनः अटैक करूंगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ में अब इनके भी देखो, घर का भेदी लंका ढाबे, तो यहाँ इनके भी सरदार थे, वो भी इनसे खफा थे, उन्होंने इन्हें जहर दे दिया और जहर के द्वारा 1528 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? राणा सांगा की। तो ध्यान रखिए, युद्ध के मैदान में नहीं मारे गए थे। अब राणा सांगा का साथ जिन जिन लोगों ने दिया, बाबर ने एक एक करके सबको टारगेट किया। राणा सांगा का साथ दिया इस युद्ध में महमूद लोदी ने। कौन था महमूद लोदी? इब्राहिम लोदी का बेटा। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद क्या राणा सांगा ने उसे सुल्तान घोषित कर दिया कि तुम ही सुल्तान हो। महमूद लोदी को राणा सांगा ने सुल्तान घोषित कर दिया। तो राणा सांगा का साथ किसने दिया? इब्राहिम लोदी ने साथ दिया। इब्राहिम लोदी के साथ वहाँ पर हसन खां मेवाती एक बंदा बहुत था, बहुत बहादुर बंदा था, हसन खां मेवाती, वो इस युद्ध के मैदान में ही मारा गया। एक चंदेरी के राजा थे मेदिनी राय, यहाँ पे पढ़ेंगे चंदेरी का जब युद्ध होगा, मेदिनी राय, उन्होंने इनका साथ दिया था। तो बहरहाल इसमें बाबर जीत गया, सब दाएं बाएं हो गए। अब एक एक करके बाबर जिसने साथ दिया किसका? राणा सांगा का, अब बाबर एक एक करके सबको टारगेट करने जा रहे हैं। तो 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच। मेन पार्टी ये थी, बाकी सहायक और भी थे। तो अब जो एक ध्यान रहे कि ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया, ये क्या था? जब 1526 का प्रथम पानीपत का युद्ध भारत ने जीता, बाबर ने जीता, बहुत इंपॉर्टेंट था पानीपत का प्रथम युद्ध, तो बहुत बड़ी एक विजय थी। बाबर इतना खुश हुआ कि अफगानिस्तान, काबुल से तो अटैक किया था उसने, ये रहा अफगानिस्तान, काबुल में उसका शासन था। तो काबुल में जाके उसने चांदी के सिक्के ढलवाए और काबुल में जितने निवासी थे सबको एक एक चांदी का सिक्का ऐसी फ्री में बांटा। तो चांदी के उस सिक्के का नाम था शाहरुख। ये पूछ लेते हैं प्रश्न कि शाहरुख क्या था? तो शाहरुख क्या था? चांदी का एक सिक्का था जो हर एक व्यक्ति को एक एक सिक्का बांटा गया था। फिर जब उसने एक एक सिक्का सबको अफगानिस्तान काबुल में बांट दिया पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, तो सिक्का बांटने वाले को कलंदर कहा जाता है। तो बाबर वहाँ पर फिर कलंदर के नाम से फेमस हुआ। ठीक है, क्या के नाम से फेमस हुआ? कलंदर के नाम से बाबर वहाँ पर फेमस हुआ। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध की बात है। अब कलंदर कहलाया। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है। अब 27 वाला युद्ध जो अभी खत्म हो गया, किसे? राणा सांगा से मुकाबला करने के लिए बताया जिहाद घोषित किया था कि भाई ये जिहाद का मामला है और हमें जीतना ही जीतना है। तो इस युद्ध को फिर से उसने जिहाद घोषित किया कि ये क्या है भाई? जिहाद है और हमें जीतना ही जीतना है। तो मतलब जिहाद का मतलब फिर थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, लोग पूरी ताकत वहाँ पर झोंक देते हैं। तो बाबर ने ये तीनों जो टॉपिक्स हैं ये कैसे खानवा के युद्ध से जुड़े हुए हैं। खानवा युद्ध जो किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के साथ हुआ था इन द ईयर ऑफ 1527। तो इसमें बाबर ने अपने सैनिकों को दो बातें बताई। एक तो बोले जिहाद है ये, और दूसरा वो अपने जो अधीनस्थ थे उन पर एक टैक्स लगाया जाता था, तमगा कहते थे, कि आपको देना ही देना है हमें। बोले अगर ये युद्ध में जीत जाता हूँ तो उन्हें एक लालच भी दिया, इंसेंटिव भी दिया कि आज के बाद तमगा लगाना बंद, किसी भी मतलब सैनिक पर किसी पर तमगा नहीं लगाया जाएगा। तो सब लोगों ने इमोशनली भी सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट किया। तो तमगा और जिहाद, इन दो चीज़ों ने सैनिकों में जोश भरा और नतीजा क्या हुआ? बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया, बाबर जीत गया। और जब जीत गया बाबर खानवा का युद्ध, तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और वो गाजी कहलाया। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, गाजी की उपाधि कब धारण की, किस युद्ध के बाद धारण की? अब यहाँ पर 1528 का चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय की डायरेक्ट होता है। ठीक है, फिर बाबर जीतता है, मैं बोल रहा हूँ स्ट्राइकिंग रेट 100% है, और मेदिनी राय पराजित होते हैं। बाबर का एक छत्र राज्य सब में स्थापित हो जाता है। अब देखो जो लोकेशन मैप में मैंने बताई थी, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब जो यहाँ से क्षेत्रवाद चलता है, हर जगह चलता है। अफगानिस्तान के आसपास से यहाँ से जो शासक अब तक बाबर से पहले अफगानिस्तान वाले इलाके से शासक आके भारत पे शासन कर रहे थे, और जो छोटे सरदार थे, शासक थे या छोटे मोटे जो भी राजा थे, तो वो अपने आप को अफगानी बोलते थे। अब यहाँ से जो बाबर आया ये तुर्की था, तुर्की चगताई वंश, मुगल तो हम कहने लगे बाद में, ये तुर्की चगताई वंश का था बाबर, और ये अफगानी लोग थे। तो आपस में ठन गई यार कि अफगानियों को पदस्थ कर दिया। तो सारे अफगानी इकट्ठे हो गए, किसे? बाबर को अपदस्थ करने के लिए। तो वो युद्ध होता है घाघरा का युद्ध। इसे भी लीड करने वाला बंदा कौन था? महमूद लोदी। आप समझ गए, इब्राहिम लोदी का बेटा कहाँ से था? अफगानिस्तान से था, ये अफगान कहलाए। तो ये युद्ध घाघरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अफगानों के बीच हुआ और बाबर के बीच हुआ। सारे अफगानी एक तरफ, बाबर एक तरफ, और महमूद लोदी इसे लीड कर रहा था। बाकी हसन खां थे और नुसरत शाह, भारत में बंगाल में नुसरत शाह, वो भी अफगान का शासक था।
नुसरत शाह उसने साथ दिया। एक और नाम आप पढ़ेंगे, अगले में पढ़ाऊंगा, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने भी साथ दिया था बाबर का इस युद्ध में। 1529 वाले में शेर शाह सूरी, ग्रैंड ट्रंक रोड वाला, इसने बाबर का साथ दिया था महमूद लोदी के खिलाफ। ठीक है, एक था नुसरत शाह। नुसरत शाह किसके साथ थे? ये अफगानों के साथ थे। तो घाघरा का युद्ध फाइनली बाबर ने जीत लिया। ठीक है, तो यहाँ से घाघरा के युद्ध में एक और ख़ास बात जो हमें पढ़ने को मिलेगी आपको, कि ये पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। मतलब जल सेना भी थी और थल सेना भी, बाकी सब थल सेना पर युद्ध होते थे। तो ये भारत के अंदर होने वाला प्रथम युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। ठीक है, अब 1530 में ये एक किताब है गुलबदन बेगम की लिखी हुई, हुमायूं नामा, बहुत फेमस है। गुलबदन बेगम ये कौन थी? बाबर की बेटी थी। बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन, हुमायूं की चचेरी बहन। बाबर की बेटी थी कौन? गुलबदन बेगम। एक पुस्तक लिखी इसने हुमायूं नामा, अपने भाई के शासनकाल का वर्णन किया है उसमें। तो इन्होंने एक पुस्तक में जिक्र किया है कि बाबर की मृत्यु का राज बताया कि जो इब्राहिम लोदी की जो माँ थी, ठीक है, उनके द्वारा बाबर को जहर दे दिया गया था, जिस कारण से मृत्यु हो गई। तो इस पुस्तक का स्रोत माने तो बाबर की मृत्यु का कारण जहर बताया जा रहा है। और 1530 में बाबर मर गया, यानी बहुत हाईली स्ट्राइकिंग रेट के साथ 1530 में बाबर का समापन यहाँ से हो जाता है। बाबर का जब समापन हो गया तो आगरा में, उत्तर प्रदेश आगरा, वहाँ पर एक जगह है, आप जाओगे, आराम बाग कहते हैं इसे। आराम बाग भी कहते हैं कुछ लोग, जैसे चार बाग के नाम से फेमस है, जानते होंगे जो लोग आसपास के हैं, आगरा ताजमहल देखने गए होंगे तो इन जगहों को जरूर देखते हैं। आराम बाग या चार बाग, वहाँ पर बाबर को दफना दिया गया। लेकिन बाबर की अपनी इच्छा थी कि मुझे अफगानिस्तान में, उसने अपना एक बाग बनवाया था, बाग ए बाबर, बाग ए बाबर। वो चाहता था कि मेरा मतलब अंतिम मिट्टी जो यहीं पे दफन की जाए। तो जब शेर शाह सूरी का शासनकाल आया तो उसके समय में बाबर की जो अस्थियां थीं वो आराम बाग, चार बाग से निकाल कर अफगानिस्तान भिजवाई गई और वहाँ उसे फिर बाग ए बाबर में दफन किया गया। बाग ए बाबर, तो ये भी अपने आप में एक चीज़ है कि दफन हुए इंसान को ज़मीन से निकाल कर दूसरी जगह पर स्थापित किया गया। आराम बाग, चार बाग में बाबर को पहले दफनाया गया, बाद में बाग ए बाबर, उसकी कब्र कहाँ पहुँच गई? अफगानिस्तान में पहुँच गई। ठीक है, अफगानिस्तान के काबुल में बाग ए बाबर था। अब बाबर थोड़ा साहित्यिक भी व्यक्ति था, विद्वान भी था। देखो, उसने अपनी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसे कहते हैं तुझके बाबरी। तुझके बाबरी, तो ये तुझके बाबरी क्या थी? बाबर की अपनी ऑटोबायोग्राफी थी। इसमें बाबर ने अपने बचपन के बारे में बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो यहाँ अच्छी लगी, खराब लगी, लिखी उसने। तुझके बाबरी में उसने लिखा है, एक कृष्णदेव राय जो भारत के शासक थे, इनका जिक्र किया है उसने। बताया कि भारत में उस समय सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? कृष्णदेव राय। तुझके बाबरी में इसका जिक्र मिलता है। और नामा देखी शब्द आ जाए तो ये तो जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो नामा शब्द है, नामा का मतलब होता है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो बाबर नामा है, तुझके बाबरी एक ही बात है। तुझके बाबरी को ही बाबर नामा कहा जाता है। ये भी बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी। अब हम साहित्यिक सोच की बात कर रहे थे तो बाबर ने एक मुबैयान, ठीक है, मुबैयान ये भी बाबर से जुड़ा हुआ है। दीवान एक साहित्यिक रचना थी, ठीक है, साहित्यिक पद्धति है मुबैयान। मुबैयान साहित्यिक पद्धति है। दीवान काव्य संग्रह है। ये दोनों बाबर के लिखे हुए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि तुर्की चगताई भाषा का जनक अली शेर था। अली शेर के साथ साथ बाबर को माना जाता है कि बाबर, तुर्की चगताई जो भाषा है उसका जनक भी किसे? बाबर को अली नबी शेर करके हैं यहाँ पे। अली नबी शेर के साथ साथ बाबर को तुर्की चगताई भाषा का जनक माना जाता है। तो ये ऐतिहासिक चीज़ें हो गई इनकी। दूसरा, बाबर ने एक चीज़ और लिखी, रिसाल-ए-उसज, इस नाम से बहुत फेमस है, रिसाल-ए-उसज। लेकिन रिसाल-ए-उसज और खते बाबरी एक ही बात है। जैसे तुझके बाबरी या बाबरनामा एक ही बात है, सेम थिंग्स हैं, वैसे ही रिसाल-ए-उसज या खते बाबरी एक ही चीज़ है। तो ये भी बाबर के द्वारा लिखी गई। और यहाँ पर अंतिम चीज़ जो आती है, गज-ए-बाबरी। बाबर ने एक पैमाना भी चलाया था भूमि के मापन के लिए जिसका नाम था गज-ए-बाबरी। और ये गज-ए-बाबरी जहांगीर के शासनकाल तक चलता रहा।
उसके बाद ये बंद हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं एक पेपर पे उनके नोट्स बना के PDF बना के आपको ग्रुप में दे दूंगा कि आपको इसमें से याद क्या, देखिए आप सब, लेकिन जितनी चीज़ें बताई गई हैं सारी आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो हाई पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना के मैं PDF बना के आपको ग्रुप में दूंगा, तो आपको याद सिर्फ समझना सर है, जिससे हमारी समझ विकसित हो, लेकिन याद सिर्फ वही करना है जो मैं आपको दूंगा। मतलब एग्जाम से पहले वही पॉइंट्स रिवाइज करेंगे जो आपको रिटन में दिए जाएंगे। बहुत कम है, थोड़े से हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।